दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देखो कि फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है जबरदस्त तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन एनएसडीएल अगर आप देखें तो बाजार में लिस्टिंग के बाद इस समय काफी बेहतर फील लगने लगा है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की जम के खरीदारी भी शुरू हो चुकी है और ये सिग्नल है कि आने वाले समय में एनएसडीएल कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है, नए म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो सबसे पुराना आप देखें सीडीएसएल का जो एक्सचेंज का बिजनेस, यानी आप देखें बीएसई से रिलेटेड यह डिपॉजिट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है। क्या आने वाले समय बेहतर करेगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, यानी बीएसई की बात की। यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बनने लगी है, बाजार में ऑल टाइम हाई बन चुका है। इस समय आगे की क्या संभावना बनेगी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सीडीएसएल लिमिटेड के कारोबार की बात को 1115 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहां पे 0.74% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखो, 3 मंथ का हाई इसका 1385 का है, जबकि 1 ईयर का हाई 1425 का है और यही इसका ऑल टाइम हाई है। तो बाजार में लिस्टिंग के बाद इसने बड़ा धमाका कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। अभी तक उस लेवल पे स्टॉक नहीं पहुंच पाया। आप देखें तो फिलहाल दबाव में है। वैसे 3 मंथ का जो लो है 1087 का है और 1 ईयर का लो देखें तो 880 का है, यानी 880 पे इसने लिस्टिंग हुआ। उसके बाद में इसने बेहतर प्रदर्शन किया, काफी शानदार किया है। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट को देखें तो इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। आप देख सकते हो इस बार कंपनी का सेल्स 400 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि जून क्वार्टर में 312 करोड़ के आसपास है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 357 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स बढ़ा है। खर्च इस बार 273 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ के आसपास रहा। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। पिछले साल सेम क्वार्टर में 244 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 127 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 113 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 32% है, जो पिछले क्वार्टर में 30% के आसपास था। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 32% था। अदर इनकम इस बार 32 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ के आसपास थी और जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 29 करोड़ के आसपास थी। अब बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 146 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 118 करोड़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 133 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट इस बार 110 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 90 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया और पिछले साल सेम क्वार्टर में 96 करोड़ के आसपास है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अब यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर है तो म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने यहाँ पे 46.49 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे होल्डिंग में 11% की गिरावट देखने को मिली है, कम हुई है। एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस ने 35.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई प्रू एल्स टैक्स सेवर ने 29.70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा देखें तो एक्सिस मल्टी कैप डायरेक्ट ने 26.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। आदित्य बिरला एसएल बैंकिंग फाइनेंस ने 25.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 26% की होल्डिंग ट्रिम हुई है यहाँ पे। इसके अलावा मीरे एसेट लार्ज कैप की बात करें 25.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी वैल्यू डायरेक्ट ने देखें तो 19.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। यूटीआई मिड कैप डायरेक्ट की बात करो 15.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। फिर एचडीएफसी बैंकिंग फाइनेंस की बात करो 14.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। जेएम मिड कैप डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 14.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं है। ओवरऑल आप देखें तो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है इसका, खरीदारी शुरू हो चुकी है, ये आने वाले समय का एक शुभ संकेत। चलते अब बीएससी लिमिटेड की तरफ। 2900 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.99% यानी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, फिर स्टॉक ने एक शानदार तेजी बनाई थी, अब प्रॉफिट बुकिंग आ गई है।
तो ये देख लो कि इसका जो 3 मंथ का हाई बना हुआ 2960 का जो इसने फ्रेश बनाया है, वैसे 1 ईयर का ही 330 का उसके आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। यानी बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाने को ये तैयार हो चुका है, ऑल टाइम हाई। 3 मंथ का लो इसका 2021 का, उससे वहां से इसने काफ़ी बेहतर किया है। 1 ईयर का लो 1227 के आसपास है, वैसे 3 ईयर का लो मात्र 135 का था, तो उससे काफ़ी अच्छा दौड़ा है। और 5 ईयर का लो तो मात्र 59 था, यानी एक बड़ा ज़बरदस्त जंप दिखा है, स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त किया है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, लेकिन एफआई की बात करें, उन्होंने अपना निवेश बेचा, प्रॉफिट बुकिंग किया। 22.84% होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 16.25% हो चुकी है। इसके अलावा डीआई ने जम के खरीदारी किया, 13.51% होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 19.43% हो चुकी है। तो डीआई का यहाँ पे अच्छा खासा निवेश बढ़ गया, इंडिया के फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है, 63.65% होल्डिंग थी जून में, जो 64.31% हो चुके हैं। यानी कुल मिला के यहाँ से संभावना पॉजिटिव बनने लगी। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें, 31 अक्टूबर के लेटेस्ट आंकड़े निकल गए। निप्पॉन इंडिया इस ग्रोथ मिड कैप ने 1264 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। कोटक ऑर्बिटल डायरेक्ट की बात करूँ, 915 करोड़ का निवेश किया है, 202% की जबरदस्त होल्डिंग बढ़ गई है इसकी। इसके अलावा कोटक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 594 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि कोटक मिड कैप डायरेक्ट ने भी 510 करोड़ का निवेश किया है, होल्डिंग में बदलाव नहीं है। HSBC की बात कर लेते, तो यहाँ पे HSBC मिड कैप ने 184 करोड़ का इन्वेस्ट किया, होल्डिंग 40% ट्रिम हुई है। फिर इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप की बात, 391 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम ने 385 करोड़ का निवेश किया, हल्की सी होल्डिंग बढ़ी है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप डायरेक्ट की बात को 376 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप डायरेक्ट ने 327 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ी है। और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने भी 257 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग 18% बढ़ गई है। कुल मिला के निवेश काफ़ी अच्छा बढ़ने लगा म्यूचुअल फंड का, और इंडिया के फंड हाउस भी निवेश करे, एक शुभ संकेत है। यह आने वाले समय बेहतर करेगा, यहाँ से अब नई हाई बनाने को तैयार हो चुका। अब सीडीएसएल लिमिटेड की बात को 1617 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.47% की गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि 3 मंथ का आई 1673 के आसपास था, और 1 ईयर का आई 1989 का था। स्टॉक फिलहाल आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से नीचे है, लेकिन काफ़ी बेहतर पिछली बार के था। फिर से एक नई तेजी की शुरुआत होने की जो संभावना बन रही है। 3 मंथ का लो 1421 के आसपास था, और 1 ईयर का लो 1047 था, जबकि 3 ईयर का लो 440 और 5 ईयर का लो 237। कुल मिला के इस स्टॉक ने बेहतर किया है, और अब आने वाले में फिर से एक तेजी की उम्मीद बनने लगी। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। जून 2025 में नेट सेल 258 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में 318 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी अच्छा सेल्स बढ़ा है। खर्च भी में वृद्धि हुई है, 143 करोड़ के आसपास जून में, जो 157 करोड़ हो चुका है। अब बात करें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 151 करोड़ के आसपास था जून 2025 में, जो सितंबर में 182 करोड़ तक पहुँच गया है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट 102 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ते हुए 139 करोड़ तक पहुंचा है। ईपीएस 4.9 रुपीज़ के आसपास था, जो 6.71 रुपये तक पहुंच गया है। ओवरऑल ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ 2686 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.11% की बड़ी गिरावट देखने को। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 28 नवंबर को, जिसमें फैसला किया गया है कि 4:1 के रेशियो में कंपनी बोनस शेयर जारी करेगी। तो अपने निवेशकों को यहाँ पे बोनस देने का ऐलान कर दिया गया है। और आप देख लो कि कंपनी का जो इसमें विचार है कि 67.94 करोड़ रुपीज़ के आप देख सकते हो, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, उसके हिसाब से पेड शेयर इशू करेगी कंपनी। और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे शानदार फैसले हुए। सबसे बड़ी बात है, अगर इसको हम इसकी पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ आएगा कि ये स्टॉक वाकई सस्ता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जिसका पी रेशियो 35 का है, और श्रीराम फाइनेंस का 18 का पी रेशियो है, जबकि मुथूट फाइनेंस का 20 का पी रेशियो है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का 31 का पी रेशियो है। टाटा कैपिटल का 37 का पी रेशियो है। एसबीआई कार्ड का 43 का पी रेशियो है। एल&टी फाइनेंस का 28 का पी रेशियो है, जबकि इसका 11.144% का पी रेशियो है। तो वाकई में ये इस लिस्ट में सबसे सस्ता है, जो आने वाले समय बेहतर कर सकता है। इसकी संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, बिजनेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।